सुप्रभात प्यारे बच्चों। जागरूक नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। हम सभी आज सार्वभौमिक संभावना के अंतर्गत आत्मश्रद्धा का विकास इस संभावना के विषय में पढ़ेंगे। आज हम उसका भाग 1 पढ़ेंगे। आत्मश्रद्धा का विकास भाग 1। हमने पिछले साल सीखा था हम सबके अंदर असीमित शक्ति, क्षमता व अच्छाई का विशाल स्रोत है, परंतु इस शक्ति को तब अनुभव किया जा सकता है जब हम कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। इसे हम आत्मश्रद्धा कहते हैं। हमने यह भी सीखा हम आत्मश्रद्धा का विकास तब कर सकते हैं जब हमें विश्वास हो कि मैं नई चीज़ों को सीख सकती हूँ, मैं लगातार अपने में सुधार कर सकता हूँ, मैं किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता हूँ, मैं ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा कर सकता हूँ। इस सत्र में हम आत्मश्रद्धा विकसित करने के पहले 2 तरीकों को गहराई से सीखेंगे। पहला तरीका है मैं कर सकता हूँ। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे मैं नई चीज़ों को सीख सकती हूँ। ऐसी संभावना हम अपने अंतर्गत कैसे विकसित कर सकते हैं, इससे क्या लाभ होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम ये भी जानेंगे कि मैं लगातार अपने में सुधार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और कैसे हम ये काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहला भाग में। आत्मश्रद्धा का विकास भाग 1, सीखने की तत्परता। सीखने की तत्परता के अंतर्गत हम देखते हैं क्या है। अन्वेषण 1A है। विद्या और अंजलि कक्षा 6 की छात्राएं हैं। विद्या किसी भी विषय में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुक रहती है। मैंने पाठ्य पुस्तक पढ़ लिया है और इंटरनेट से भी पढ़ लिया है। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे पुस्तकें पढ़ना, नए विचारों की खोज करना, अपने साथियों के साथ चर्चा करना अच्छा लगता है। मुझे समाचार देखना और समाचार पत्र को पढ़ना अच्छा लगता है। मैं जानना चाहती हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये विद्या के विचार हैं कि वो केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने पढ़ाई का विस्तार उसने किया हुआ है और वो पुस्तकों के अलावा इंटरनेट और समाचार पत्रों की भी सहायता अपने ज्ञानवर्धन के लिए लेती है। लेकिन अब अंजलि क्या सोचती है? अंजलि उतना ही पढ़ती है जितना स्कूल से परीक्षा के लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि अंजलि बिल्कुल भी विद्या के विपरीत है और उसे समाचार पत्र और इंटरनेट वगैरह में कोई रुचि नहीं है। उसे बस उतना ही ज्ञान चाहिए जितना कि वो परीक्षा पास कर सके। अध्यापक के द्वारा बताए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया है और ट्यूशन में नोट्स को पुनः याद कर लिया है। मुझे निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। समाचार पत्र और किताबें कौन पढ़ेगा? स्कूल में इसका कोई लाभ नहीं है। इनमें से कौन सीखने के लिए तत्पर है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि विद्या सीखने के लिए तत्पर है। विद्या के अपने इस व्यवहार से उसके अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं कि उसके ज्ञान की अच्छी वृद्धि होगी। वो केवल पाठ्य पुस्तकों तक के ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसे आसपास की दुनिया की भी अच्छी जानकारी होगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो अच्छा कर सकेगी। अंजलि के अपने इस व्यवहार से उसके अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा? उसकी पढ़ाई सीमित रहेगी। वो केवल पाठ्य पुस्तकों का ही ज्ञान रखेगी और केवल परीक्षा पास करने में ही उसकी रुचि रहेगी और संभवतः आगे के जीवन में प्रतियोगी परीक्षाओं में वह अच्छा ना कर सकेगी। अन्वेषण 1B, मुझे पुस्तकें पढ़ना, नए विचारों की खोज करना और अपने साथियों के साथ चर्चा करना अच्छा लगता है।
मुझे समाचार देखना, समाचार पत्र को पढ़ना अच्छा लगता है। मैं जानना चाहती हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। अंजलि, समाचार पत्र और किताबें कौन पढ़ेगा? स्कूल में इसका कोई लाभ नहीं है। सालों बाद जब वह कॉलेज पढ़ने जाती हैं, विद्या के पास विविध विषयों की जानकारी है। किसी भी विषय का अपने आप विभिन्न स्रोतों से खोज करने का उसमें आत्मविश्वास है। किसी भी विषय के बारे में अपने आप खोज करने की क्षमता मुझ में है। अंजलि को अपने विद्यालय के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बहुत कम ज्ञान है। उसने अपने आप नए विचारों की खोज करने का आत्मविश्वास विकसित नहीं किया है। मुझे नए विषय को पढ़ने में डर लगता है, विशेषकर बिना सहायता के। समय के साथ किसका आत्मविश्वास बढ़ा है? तो आप देख सकते हैं विद्या का आत्मविश्वास बढ़ा है। समय के साथ किसकी आत्मश्रद्धा बढ़ी है? तो विद्या की ही बढ़ी। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि विद्या केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसने ज्ञानवर्धन के नए स्रोतों को भी खोजा, उन्हें पढ़ा, उन्हें समझा। अन्वेषण 2A है। स्पोर्ट्स डे दिन की तैयारी के लिए अध्यापिका ने सब छात्रों को विविध खेलों में जैसे दौड़, व्यायाम, मार्चिंग ड्रिल आदि में भाग लेने के लिए कहा। श्रुति, अब तक मेरा ध्यान केवल पढ़ाई में केंद्रित था, क्यों ना मैं इसमें भाग लूं? एक नया खेल सीखने का यह अच्छा अवसर है। वहीं अमृता कह रही है, मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स में क्यों भाग लूँ? यह तो समय की बर्बादी है। इनमें से कौन सीखने के लिए तत्पर है? तो आप कह सकते हैं श्रुति तत्पर है, क्योंकि उसे पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी रुचि है। श्रुति अपने इस व्यवहार से उसके अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा? उसे और भी कई विषयों की जानकारी होगी, वह पुस्तकों के तक ही सीमित नहीं रहेगी, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अमृता के अपने इस व्यवहार से उसके अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा? उसका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कम होगा, वह केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाएगी, उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अन्वेषण 2B का देखिए, अब तक मेरा ध्यान, श्रुति कह रही है, अब तक मेरा ध्यान केवल पढ़ाई में केंद्रित था, क्यों ना मैं इसमें भाग लूं? एक नया खेल सीखने का यह अच्छा अवसर है। मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स में क्यों भाग लूं? यह तो समय की बर्बादी है। श्रुति का नई गतिविधि में भाग लेने व सीखने के प्रति विश्वास बढ़ा है, मैं सभी कार्यों में सिद्धहस्त हो सकती हूँ। अमृता नई गतिविधियों में भाग लेने का आत्मविश्वास नहीं रखती, मैं पढ़ाई में अच्छी हो सकती हूँ, मैं किसी अन्य गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती। समय के साथ किसका आत्मविश्वास बढ़ा है? तो श्रुति का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि श्रुति ने केवल पढ़ाई में ही ध्यान न देकर खेल व क्रीड़ा में भी ध्यान दिया। अन्वेषण 3A है। चेतन और प्रकाश एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन दोनों अपने जूनियर को बिल्कुल भिन्न तरीके से संभालते हैं। जब जूनियर चुनौतीपूर्ण प्रश्न करते हैं तो वे इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। चेतन की प्रतिक्रिया, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, इसके बारे में और जानकारी हासिल करने में मज़ा आएगा। मुझे इसका उत्तर नहीं आता, लेकिन क्यों ना हम दोनों मिलकर इसकी खोज करें। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये प्रकाश की प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे उत्तर नहीं आता। मेरे सहयोगी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। यह क्या बकवास है? बेमतलब के प्रश्न पूछकर मेरा समय बर्बाद मत करो। इनमें से कौन सीखने के लिए तत्पर है? तो आप देख सकते हैं चेतन सीखने के लिए तत्पर है। चेतन के अपने इस व्यवहार से उसके अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो उसकी जो प्रगति है और भी अच्छे से होगी, सभी लोग उसका सहयोग करेंगे, सभी का सहयोग उसे मिल पाएगा, वो नई चीज़ों को भी सीखेगा। प्रकाश के अपने इस व्यवहार से उसके अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा? हो सकता है कि वो नई चीज़ों को ना सीखे और लोगों का सहयोग भी उसे भविष्य में ना मिले। अन्वेषण 3B की प्रतिक्रिया देखें। कुछ सालों बाद चेतन ने केवल अपने अनुभवों से अपने ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि लगातार दूसरों अपने जूनियर से सीखते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाया है। इसलिए वह समय के साथ है। बदलते समय के साथ आने वाली नई परिस्थितियों व नई प्रश्नों का सामना करने का आत्मविश्वास मुझ में है। प्रकाश का ज्ञान सीमित है, जिसका उसने प्रशिक्षण वर्षों पहले लिया है, जो उसने अपने अनुभवों से प्राप्त किया है। उसने दूसरों से कुछ नहीं सीखा। इन दिनों कई
नई चीज़ें आ गई है, इनमें से मुझे कुछ नहीं आता। मुझे तो काम करने के लिए जाने में भी भय होता है। पता नहीं लोग कैसे प्रश्न पूछेंगे, कैसी परिस्थितियाँ आएंगी जिससे निपटना होगा। मैं तो इनसे बचना चाहता हूँ। अन्वेषण 4A, एक कंपनी ने नई तकनीकी को अपनाया। उसके स्टाफ के 2 सदस्यों की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही। मिस्टर वर्मा की प्रतिक्रिया: यदि मुझे 25 सालों का अनुभव है तो क्या हुआ? नए तरीके से कार्य करने को सीखने का यही अवसर है। इस नई तकनीक से मैं अपरिचित हूँ, परंतु इसका उपयोग किस प्रकार किया जाए उसको सीखने का मैं हर संभव प्रयास करूँगा। मिस्टर शर्मा की प्रतिक्रिया: 25 सालों बाद इस उम्र में ये किस तरह मुझसे अचानक यह सीखने की अपेक्षा करते हैं। इतनी जल्दी इस तरह तकनीकों को बदलते रहना ठीक नहीं। इसका मैं विरोध करता हूँ। इनमें से कौन सीखने के लिए तत्पर है? तो मिस्टर वर्मा तत्पर हैं। मिस्टर वर्मा के अपने इस व्यवहार से उनके अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो वो ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे, नई चीज़ों को सीख पाएंगे, अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। मिस्टर शर्मा के अपने इस व्यवहार से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? संभवतः वो काम उनको समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन होगा। इसका असर उनके काम पर भी पड़ेगा, उनकी कार्यकुशलता भी प्रभावित हो सकती है। 1 साल बाद इस कंपनी मेरे अनुभव के साथ नई तकनीकी ज्ञान ने मुझे अपने काम में और भी बेहतरीन बना दिया। अब मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और मैं किसी भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम हूँ। मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया जा रहा है, यहाँ कोई मेरा आदर नहीं करता। अब मुझे इस नौकरी से अवकाश ले लेना चाहिए। इस कंपनी को मेरी कुशलता की अब आवश्यकता नहीं है। ये सभी हम पढ़ चुके हैं। समय के साथ किसका आत्मविश्वास बढ़ा है? समय के साथ किसकी आत्मश्रद्धा बढ़ी है? तो आप देख सकते हैं कि मिस्टर वर्मा का आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा दोनों ही बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने नई चीज़ों को स्वीकारा, उन्हें सीखने का प्रयास किया। जब हम सीखने के लिए तत्पर रहते हैं तब समय के साथ हमारे अंदर आत्मश्रद्धा में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमने आत्मश्रद्धा के विकास की प्रथम सीढ़ी सीखने की तत्परता के बारे में जान लिया। और सीखने की तत्परता न केवल हमारे आत्मविश्वास को बल्कि हमारे आत्मश्रद्धा को भी बढ़ाती है। आत्मश्रद्धा का विकास भाग 2। जो भी कार्य हम करते हैं उसमें निरंतर सुधार करते रहना। आत्मश्रद्धा के विकास के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि नई तकनीकों को सीखना, नई सीखने की तत्परता सबसे प्रथम आती है। और दूसरी सीढ़ी है जो भी कार्य हम कर रहे हैं उससे संतुष्ट ना होकर के बल्कि उसमें सुधार की अगर कोई भी गुंजाइश है तो हमें उसमें सुधार करते रहना चाहिए। अन्वेषण 1A, सुरेश और महेश दोनों ने पिछली परीक्षा में अच्छा नहीं किया। सुरेश से मिलिए, मुझे और अधिक समय पढ़ाई करनी होगी। पहले दिन। दूसरे दिन, मैं अपना पाठ पूरा नहीं कर पाया, मुझे और अधिक देर तक पढ़ना होगा। तीसरे दिन, मुझे और अधिक देर तक पढ़ना होगा परंतु मैं थक गया हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। महेश से मिलिए। पहले दिन, पढ़ाई के लिए अधिक समय देना ही पर्याप्त नहीं है, मुझे पढ़ाई के तरीके में भी अधिक कुशल होने की ज़रूरत है। दूसरे दिन, क्यों ना मैं उन विषयों को निश्चित कर लूं जिनमें मुझे सुधार की ज़रूरत है और उन्हीं विषयों के ज़्यादा प्रश्नों को हल करूं। तीसरे दिन, इसका लाभ हुआ, मेरे अंकों में सुधार हुआ, क्यों ना मैं अपनी स्पीड को नाप कर देखूं और उसे बढ़ाने के तरीके ढूंढने की कोशिश करूं। दोनों के तरीके में क्या अंतर है? दोनों के तरीकों में अंतर यही है कि एक तरफ जहां महेश जो है वो अपने
पढ़ाई के तरीकों में सुधार कर रहा है, तो जो सुरेश है वो केवल पढ़ाई के घंटों में सुधार कर रहा है। आने वाली परीक्षा में इनमें से कौन अच्छा करेगा? तो महेश करेगा, क्योंकि वो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। चौथे दिन सुरेश के जीवन में क्या होने की संभावना है और महेश की ज़िंदगी में क्या होने वाला है? सुरेश के जीवन में कि वो पढ़ाई से बहुत ही उब जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ाई करने पर हो सकता है उसे अच्छे से पाठ भी याद ना हो, उसकी नींद भी पूरी ना हो। वहीं महेश जो है वो निश्चिंत रहने वाला है कि हाँ, उसने अपनी कमी दूर कर ली है और वह सही तरीके से पढ़ाई भी कर सकेगा, अपने अंकों को भी बढ़ा सकेगा। कुछ दिनों बाद किसमें से अधिक आत्मश्रद्धा आत्मविश्वास होगा, सुरेश अथवा महेश? तो महेश में आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास दोनों ही अधिक होगा, क्योंकि उसने अपनी कमियों को दूर किया है, उसने कमियों पर ध्यान दिया है। पढ़ाई की घंटे को बढ़ाने पर उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो कमियां उसके पढ़ाई में हैं उसको उसने दूर करने का प्रयास किया है। अन्वेषण 1B को फिर से देखिए। सुरेश अपनी कड़ी मेहनत में बढ़ोतरी करता है, वो आने वाली परीक्षा में बेहतर करने के लिए अधिक समय देता है, कड़ी मेहनत करता है। महेश केवल कड़ी मेहनत में बढ़ोतरी नहीं करता, बल्कि अपने कार्य करने के तरीके या गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इस प्रकार वह अपने अध्ययन के योजनाबद्ध तरीके में सुधार लाता है। इस प्रकार दोनों के कार्यशैली में ये अंतर है। अन्वेषण 2A, मिलिए हेमा और साधना से। हेमा और साधना के ड्राइंग चित्रकला की सभी प्रशंसा करते हैं। सभी लोग मेरे ड्राइंग की प्रशंसा करते हैं। मैं एक अच्छी कलाकार हूँ, मुझे क्लास की ज़रूरत नहीं है। साधना, सभी लोग मेरे ड्राइंग की प्रशंसा करते हैं, इसका मतलब मैं स्वयं को चित्रकला में और विकसित कर सकती हूँ। हेमा और साधना दोनों को निबंध में कम अंक मिलते हैं। हेमा, मुझे हमेशा निबंध में कम अंक मिलते हैं, मैं एक बुरी लेखिका हूँ। साधना, मुझे निबंध में कम अंक मिले हैं, परंतु मैं सुधार कर सकती हूँ। जिसमें ये दोनों अच्छे हैं उस कार्य को करने के तरीके में दोनों में क्या अंतर है? हेमा और साधना दोनों ही चित्रकला में अच्छे हैं, लेकिन हेमा सोचती है कि उसे अब किसी के भी गाइडेंस की, मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने कार्य में निपुण है। जबकि साधना सोचती है कि नहीं, उसे और भी अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। जिसमें ये दोनों अच्छे नहीं हैं उस कार्य को करने के तरीके में दोनों में क्या अंतर है? तो हेमा बुरी तरह से अपने आप में कमी निकाल रही है। हेमा जो है वो दुखी है, वो कमी निकाल रही है। वो ये नहीं सोच रही कि कैसे मैं अपने कार्य को ठीक करूँ, अपने निबंध को ठीक करूँ, बल्कि उसने मान लिया है कि वह एक बुरी लेखिका है। वहीं साधना कहती है कि नहीं, अगर कम अंक आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे और सुधार करना चाहिए। समय के साथ किसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, किसकी आत्मश्रद्धा बढ़ेगी, क्यों? समय के साथ हेमा का आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा कम होगी, लेकिन साधना का आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा दोनों ही बढ़ेगी, क्योंकि उसके कार्य करने के तरीके अलग हैं। वो हमेशा अपने कार्य में सुधार करना चाहती है। अन्वेषण 2B, हेमा अंक परिणाम फीडबैक को अपनी क्षमताओं का अंतिम निर्णय के रूप में लेती है, इसलिए वह इसमें सुधार का प्रयास नहीं करती है। साधना अंक परिणाम फीडबैक को अपने में सुधार लाने के लिए एक सहायक के रूप में लेती है, इसलिए वह इसमें सुधार का प्रयास करती है। अन्वेषण 3A, अनिका और शीतल दोनों कक्षा के नए मॉनिटर बनाए गए हैं। शुरू के कुछ दिनों में कक्षा में पूर्ण रूप से अव्यवस्था थी, कोई उनका कहना नहीं मानते थे। अनिका, कक्षा 8A की मॉनिटर, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, मैं एक बहुत बुरी मॉनिटर हूँ, मुझे मॉनिटर बनना अच्छा नहीं लगता। शीतल, 8B की मॉनिटर, कोई मेरी बात नहीं सुनता, इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने के लिए मैं अपनी अध्यापिका और माता पिता से सलाह लूँगी। कक्षा के मॉनिटर के रूप में अपनी असफलता, गलतियों का सामना करने में दोनों के तरीकों में क्या अंतर है? अनिका, पूरी तरह से उसका आत्मविश्वास टूट गया है और वो सोचती है कि वह इस कार्य के लायक नहीं है, जबकि शीतल सोचती है कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वह माता पिता और शिक्षकों से क्या सहयोग ले सकती है।
अपने जीवन में ये दोनों कौन कौन सी भूमिका अदा कर सकते हैं? इनमें से कौन यह कहने में सक्षम है कि जो भी भूमिका मैं अदा करूं उसके जरिए मैं अपने आप को बेहतर बना सकती हूं? कारण स्पष्ट करें। तो ये काम केवल शीतल ही कर सकती है, क्योंकि वह अपने भूमिका को लेकर सजग है। वह चाहती है कि वह हर काम को अच्छे ढंग से करे। किसकी आत्मश्रद्धा बढ़ेगी, किसका आत्मविश्वास बढ़ेगा? तो शीतल का आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ेगा। अनिका, जब अनिका कठिनाइयों व असफलता का सामना करती है तो वह हतोत्साहित हो जाती है, इसलिए वह उसमें सुधार करने के बजाय उस कार्य की भूमिका को ही छोड़ देती है। जब शीतल कठिनाइयों व असफलता का सामना करती है, वह दूसरों से सीखती है तथा उसे उस कार्य या भूमिका में सुधार करने का प्रयास करती है। अन्वेषण 4A, करण व रोहित दोनों की अपने मित्रों द्वारा गुस्सैल होने के लिए आलोचना की जाती है। करण की प्रतिक्रिया, मैं जानता हूँ कि मैं जल्दी ही आपा खो देता हूँ, वह दोस्तों को दुखी करता हूँ, लेकिन यही मेरा स्वभाव है, मैं गुस्सैल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। रोहित की प्रतिक्रिया, मैं जल्दी ही आपा खो देता हूँ, मेरे मित्र मुझे गुस्सैल कहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है मैं प्रयास व अभ्यास करके इस पर नियंत्रण कर सकता हूँ। दोनों के आलोचना स्वीकार करने के तरीके में क्या अंतर है? इनमें से कौन अपने में बदलाव या सुधार करने के लिए उत्सुक है? कैसे? तो इसमें रोहित अपने में बदलाव करना चाहता है और दोनों में यही अंतर है कि एक अपने आप को गुस्सैल मानता है लेकिन अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, और एक अपने आप को सुधारना चाहता है। इनमें से इससे उनके आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा में कैसे बढ़ोतरी होगी? तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुधारेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, तो वो अपनी आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास को दूर कर पाएंगे, आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा विकसित कर पाएंगे। अन्वेषण 4B, करण, जब करण की आलोचना की जाती है उसे लगता है कि कोई सुधार या बदलाव नहीं ला सकता। इस प्रकार आलोचना से हतोत्साहित होकर वह अपने में सुधार का प्रयास नहीं करता है। जब रोहित की आलोचना की जाती है उसे लगता है कि वह अपने व्यवहार में प्रयास या अभ्यास के द्वारा सुधार या बदलाव ला सकता है। इस प्रकार आलोचना से उसे आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। सारांश अन्वेषण 5, हम केवल अपने कठिन परिश्रम में बढ़ोतरी करके ही नहीं बल्कि अपने काम के तरीके में सुधार करके भी स्वयं में सुधार करने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम अंक, परिणाम, फीडबैक, अच्छा या बुरा को अपने में सुधार करने के लिए सहायक के रूप में लेते हैं, न कि अपनी क्षमताओं का अंतिम निर्णय के रूप में, तब हम अपने आप में सुधार का प्रयास करते हैं। अपने किसी भी कार्य या भूमिका में कठिनाइयाँ या असफलता का सामना किए जाने पर दूसरों से सीखकर हम अपने में सुधार का प्रयास कर सकते हैं। समय के साथ हम कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। जब हमारी आलोचना की जाती है तब हम प्रयास व अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में सुधार या बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार आलोचना से हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। जब हम लगातार धीरे धीरे अपने में सुधार करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हम जितना अपने में सुधार करते हैं उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है या हमारी आत्मश्रद्धा बढ़ती जाती है। इस प्रकार ये सत्र 2 समाप्त होता है। आशा है आप सभी आत्मश्रद्धा का विकास के बारे में जाने होंगे। धन्यवाद।